नमस्कार। आज हम पुष्प के भागों और लैंगिक जनन में उनकी भूमिका के बारे में जानेंगे। आपने अपने आसपास अनेक किस्म के रंग बिरंगे और विविध आकार प्रकार के फूलों को देखा होगा। ये फूल हमें प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। फूल जिन्हें हम अक्सर इनकी सुंदरता के कारण बगीचों में लगाते हैं या गमलों में उगाते हैं, इनके और भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्या आपको इनके बारे में जानकारी है? फूल पादप के लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुष्प आवृतबीजी पादपों, जिन्हें हम इंग्लिश में एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, का लैंगिक जनन भाग है। ये एक रूपांतरित प्ररोह होता है। एक प्ररूपी पुष्प में 4 भाग होते हैं, जैसा कि हम इस फूल में देख सकते हैं। ये 4 भाग हैं। बाह्यदल, जो कि यहाँ हरे रंग का दिखाई दे रहा है। दल, जो कि लाल रंग के, जिन्हें हम पंखुड़ी भी कहते हैं। पुंकेसर, जिसे कि आप यहाँ पर इसमें एक लंबी नली के रूप में देख सकते हैं। और स्त्री केसर, जब हम इनको हटाते हैं तो हमें इनके नीचे दिखाई देता है। ये सभी भाग क्रमानुसार एक फूले अथवा चपटे पुष्पासन के ऊपर लगे रहते हैं। पुष्पासन के नीचे एक लंबी संरचना होती है, जिसे पुष्पवृंत कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ फूलों में नर और मादा अंग दोनों पाए जाते हैं। ऐसे फूलों को हम द्विलिंगी या उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। और जिनमें केवल नर भाग अथवा मादा अंग होता है, उन्हें हम एकलिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। गुड़हल के फूल में हम देखते हैं कि नर भाग और मादा भाग दोनों ही दिखाई देते हैं, इसलिए ये एक द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फूल है। कुछ फूलों में पुष्पबंध के आधार पर छोटी पत्तियां होती हैं, जैसी कि यहाँ पर हम इन्हें ये छोटी पत्तियां देख सकते हैं। ये पत्तियां सहपत्र या ब्रैक्ट कहलाती हैं। जिन फूलों में ऐसी पत्तियां पाई जाती हैं, उन फूलों को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहते हैं। और जिन फूलों में ये पत्तियां नहीं होती हैं, वो इब्रैक्टिएट या सहपत्रहीन पुष्प कहलाते हैं। कुछ फूलों को किसी भी तल में काटने पर वो 2 बराबर भागों में कट जाते हैं। ऐसे फूलों को त्रिज्यात सममित या एक्टिनोमॉर्फिक फूल कहते हैं, जैसे सरसों, धतूरा आदि। और कुछ फूलों को सिर्फ एक तल में ही हम 2 बराबर भागों में काट सकते हैं। इस प्रकार के पुष्प एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक कहलाते हैं, जैसे मटर या सेम के फूल। बाह्यदल, जिन्हें इंग्लिश में सेपिल्स कहते हैं, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बनाते हैं। इनका आकार छोटा और संरचना पत्ती जैसी होती है, जैसा कि आप यहाँ इनमें देख सकते हैं। अधिकतर ये हरे रंग के होते हैं। ये अलग अलग अथवा जुड़े हुए हो सकते हैं। ये सम्मिलित रूप से मिलकर बाह्यदल पुंज या कैलिक्स बनाते हैं। गुड़हल के फूल में एक खास विशेषता होती है कि इसमें बाह्यदल के बाहर एक अतिरिक्त चक्र पाया जाता है, जो कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। दल या पैटल्स, जिन्हें कि हम पंखुड़ी कहते हैं, ये मिलकर दलपुंज या कोरोला बनाते हैं। दल अधिकतर चटकीले और चमकदार रंगों के होते हैं। इनका काम परागण के समय कीटों को आकर्षित करना है। कैलिक्स की तरह ये भी संयुक्त दली अथवा पृथक दली हो सकते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए या अलग अलग हो सकते हैं। इनकी आकृति और रंग विविध प्रकार के होते हैं। ये चक्राकार, नलिकाकार, घंटाकार या कीपाकार हो सकते हैं। इन फूलों में ये आपको कैसे दिख रहे हैं? इनमें ये कीपाकार दिखाई देते हैं, जबकि इन सदाबहार के फूलों में ये हमें चक्राकार दिखाई दे रहे हैं। गुलाब के फूल में बहुत सारी पंखुड़ियाँ रहती हैं, इसलिए इनका एक निश्चित आकार नहीं होता। ये गोल मिलकर भिन्न भिन्न रंगों और भिन्न भिन्न आकारों के रहते हैं। तो हम देख सकते हैं, अगर आप अपने आसपास बगीचे में कहीं नज़र डालें तो आपको बहुत भिन्न भिन्न रंगों के, भिन्न भिन्न आकार के, भिन्न भिन्न प्रकृति के, भिन्न भिन्न सुगंध के पुष्प दिखाई देंगे। पुंकेसर इसका तीसरा चक्र है, जो कि नर जनन अंग है। ये मिलकर पुबंग या एंड्रूशियम बनाते हैं। पुंकेसर में एक तंतु या फिलामेंट होता है और एक परागकोश होता है। परागकोश में प्रायः 2 पाली या लोब होते हैं। प्रत्येक पाली में अंदर परागकण रहते हैं।
पुंकेसर आपस में अथवा फूल के अन्य भागों जैसे दल के साथ जुड़े हो सकते हैं। जब ये दल के साथ जुड़े रहते हैं तो ये एपीपेटलस कहलाते हैं। आप बैगन के फूल में इन्हें देख सकते हैं। बहुपुंकेसरी फूलों में, यानी कि जिनमें बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, उनमें ये मुक्त अथवा जुड़े हुए हो सकते हैं। साथ ही ये गुच्छे में अथवा बंडल में हो सकते हैं। इनमें असंख्य पुंकेसर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक संगी यानी एक गुच्छे में समूहित रहते हैं। इनके तंतु युग्मित होकर एक पुंकेसर नाल बना लेते हैं जो वर्तिका को घेरे रहती है। कभी कभी ये 2 अथवा 2 से अधिक समूहों में भी एकत्रित रहते हैं, तब हम इन्हें पॉलीएडल्फस कहते हैं। जैसे कि आपने सिट्रस फूलों में देखा होगा। एक ही फूल में तंतु की लंबाई अलग अलग हो सकती है। जैसे कि सरसों के फूल में आप देखेंगे कि 2 प्रकार के पुंकेसर होते हैं। कुछ पुंकेसर लंबे और कुछ छोटे आकार के होते हैं। अंडप अथवा स्त्री केसर, जो कि चौथा चक्र है, ये मिलकर जायांग या गायनोशियम बनाते हैं, जो कि फूल का मादा जनन भाग है। फूल में एक या अधिक अंडप हो सकते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं: वर्तिका या स्टाइल, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, और अंडाशय अथवा के ओवरी। जैसा कि आप इस फूल में, अगर हम इसका डिसेक्शन करें तो इस फूल में हमें ये दिखाई देते हैं। सबसे नीचे अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है, जिस पर एक लंबी नली होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। ये अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र वर्तिका के शीर्ष पर होते हैं और परागकणों को ग्रहण करते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड हो सकते हैं, जो चपटे, गद्देदार बीजांडासन या प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। अंडप एक या एक से अधिक हो सकते हैं। एक से अधिक अंडप होने पर संलयन के आधार पर ये 2 प्रकार के हो सकते हैं: एपोकार्पस, जिसमें के अंडप एक दूसरे से अलग रहते हैं, जैसे कि कमल के फूल में, या सिनकार्पस, जिनमें अंडप एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि सरसों के फूल में। पुष्प वृंत पर बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प अधोजायांगी यानी हाइपोगाइनस, परिजायांगी यानी पेरीगाइनस तथा अधिजायांगी यानी एपीगाइनस कहलाते हैं। अधोजायांगी पुष्प में जायांग सर्वोच्च स्थान पर होता है और अन्य भाग नीचे होते हैं। इन फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, उदाहरण सरसों, गुड़हल, बैगन आदि। परिजायांग या पेरीगाइनस में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पाशन के किनारे पर स्थित होते हैं। इनमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है, उदाहरण गुलाब, आड़ू, प्लम आदि। अधिजायांगी स्थिति में पुष्पाशन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और अंडाशय को घेर लेते हैं और इससे जुड़ जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं। ऐसा अंडाशय अधोवर्ती या इंफीरियर कहलाता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी, अमरूद, लौकी आदि हैं। आज हमने पादपों के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी पुष्प के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जो जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने पुष्प के भागों और उनकी संरचनात्मक विविधता के विषय में प्रमुख जानकारी प्राप्त की है। आइए अब तालिका द्वारा हम इसे पुनः दोहराते हैं। पुष्प के भाग: बाह्यदल यानी सेपल्स, ये मिलकर बाह्यदलपुंज या कैलिक्स बनाते हैं। दल यानी पैटल्स, ये मिलकर दलपुंज या कोरोला बनाते हैं। पुंकेसर यानी स्टैमेंस, ये मिलकर एंड्रूशियम बनाते हैं। स्त्रीकेसर या कार्पल, ये मिलकर जायांग या गायनोशियम बनाते हैं। कैलिक्स और कोरोला पुष्प के सहायक अंग होते हैं, जबकि एंड्रूशियम और गायनोशियम पुष्प के प्रमुख जनन अंग होते हैं। आज हमने पुष्प के विभिन्न भागों की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।